नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म सीवीटी इंडिया पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। हमारा एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, 11 से 28 मार्च के बीच होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और सिटी सेंटर आपका पता चल जाएगा। तो तैयारी में लगे रहिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। आपको एग्जाम में मॉक टेस्ट बहुत फायदा करेगा। हम यहाँ पे अपने चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे, उसकी प्रॉपर क्लासेस लेके आएंगे, एवरी यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है मास वेस्टिंग और वेदरिंग के बारे में। अब पढ़ते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स मेड बाय इरोजनल सरफेसेज। चलिए शुरू करते हैं। लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर। रनिंग वाटर का तात्पर्य क्या है? जब बारिश होती है तो उसका कुछ हिस्सा जमीन में समा जाता है। किसका? पानी का कुछ हिस्सा जमीन में समा जाता है। अभी जमीन में समाएगा कैसे? हमें कैसे पता है जमीन में समाएगा? हमने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया रॉक सिस्टम। रॉक सिस्टम में हमने एक पढ़ाया था पोरस रॉक। जैसा कि आपको याद होगा, पोरस रॉक क्या बताया था हमने? पोरस रॉक तो हमने बताया था ऐसी चट्टानें जो पानी को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पानी उनसे पास नहीं होता है कि ऐसे पानी आया और निकल गया, क्रॉस नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को। उसके बाद फिर उनका एग्जाम्पल हमने क्या बताया था? जैसे कि क्ले। और इसके अपोजिट में एक रॉक बताया था मैंने आपको। अपोजिट में क्या बताया था? परमिएबल रॉक। परमिएबल रॉक के बारे में क्या बताया था? परमिएबल रॉक के बारे में ये बताया था कि जो वाटर को पास कर देती है, एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं? वो परमिएबल रॉक होती हैं। परमिएबल रॉक का एग्जांपल आपको क्या बताया था? कमेंट करिएगा या देख लीजिए। चलिए, वापस वायुमंडल में चला जाता है, यानी बारिश हुई, कुछ हिस्सा जमीन के अंदर चला गया ग्राउंड वाटर के रूप में, कुछ हिस्सा वाष्पित होकर इवेपोरेट होकर वापस वायुमंडल ट्रॉस्फियर में चला गया, कुछ हिस्सा बाकी बचा नदियों झीलों के रूप में अंततः कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। तो यानी रिवर्स और वाटरफॉल्स का अंततः परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है समुद्र में जाना। मतलब अंततः वही जाना है, कुछ भी कर लें। जैसे हमें क्या है, कुछ भी कर लें एक दिन मरना ही है, तो वैसे ही नदी का क्या है, उसको खत्म होना है तो समुद्र में जाना ही जाना है। उसके बाद इसके बाद देखते हैं रिवर डेवलपमेंट सिस्टम होता कितने प्रकार का है। ये ये है मेन स्ट्रीम, जिसे क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ये कहां से निकलेगी? ये निकलेगी ग्लेशियर से, पहाड़ों से, या फिर कास्ट टोपोग्राफी में ग्राउंड वाटर से जो वाटरफॉल बनता है। क्या बनता है? वाटरफॉल जो बनता है उससे निकलती हैं नदियां, वो कहलाती है मेन स्ट्रीम या कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। इसके राइट साइड में जो स्ट्रीम होगी, यानी कि किसी नदी की सहायक नदी जो उसके दाहिने साइड से जुड़ेगी, उसे क्या कहेंगे? ऑब्लिक ट्रिब्यूटरी। और जो बाएं साइड से जुड़ेगी उसे क्या कहेंगे? इन सीक्वेंट स्ट्रीम। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट इसका लिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इरोजन। हाँ, इसके पहले हम एक टॉपिक देखते हैं, आइए। एक है नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, गिवन बाय किसका दिया हुआ है? 6 सेमेस्टर में है आपके यूजी के, डेविस और पेंक ने दिया। दो साइकिल है। चलिए देखते हैं हम डेविस वाला। डेविस ने किसका दिया था? पेनी प्लेन का। और पेंक ने किसका दिया था? पेडी प्लेन का। तो हम डेविस वाला देखते हैं। एक मैप हो गया। एक रिवर यहां से ऐसे निकली, ये गई समुद्र में। उसके बाद ये देखिए, इसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग क्या कहलाएगा? यूथ एज। रिवर की भी 3 एज होती हैं, यूथ, मेच्योर और ओल्ड एज। सबसे पहले देखते हैं हम यूथ एज के बारे में। यूथ एज के बारे में देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे हम मेच्योर एज के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे ओल्ड एज के बारे में। हम पढ़ क्या रहे हैं? रिवर का इरोजनल एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स। सबसे पहला इरोजन कब होगा भाई? जब हम होते हैं जवान, तो हमारे में क्या होता है? जोश। जैसे हम लोग नौजवान हैं, जोश होगा तो कुछ भी हमारे सामने आएगा तो उसको तोड़ने का मादा रखते हैं, या कहते हैं यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, ये कर लेंगे। क्या ये 40 साल की एज में पॉसिबल है? 60 साल की एज में 10 किलोमीटर दौड़ना पॉसिबल है? नहीं है। वैसे समझिए, जब रिवर यूथ एज में होती है तो इरोजन करती है, यानी किसी भी चीज का कटाव करती है। वो 2 प्रकार से करेगी। पहले तो कोरिजन और इरोजन दो प्रकार होगा, उसके आगे हम चलिए पढ़ाएंगे। डिपोजिशन कहाँ करेगी? डिपोजिशन करेगी ओल्ड एज में। डिपोजिशन होगा ओल्ड एज में। इरोजन कहाँ होगा? यूथ और मेच्योर एज में। जैसे कि गंगा हरिद्वार से निकली, यूथ एज, इलाहाबाद पहुंची, जहां प्रयाग, जहां पे यमुना आके मिलती है, जिसे हम संगम के नाम से जानते हैं, क्या है? मेच्योर एज है गंगा का। उसके बाद उसके बाद जब ये रिवर बंगाल से होते हुए क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में जाती है, तब क्या होता है? रिवर का ओल्ड एज होता है, फिर वो बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है।
चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इरोजन कब होगा और डिपोजिशन कब होगा। चलिए चलिए आगे देखते हैं, रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सबसे पहली बार ये प्रकार होगा कि इसका इरोजन का क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। नदियों में कटाव और परिवहन एक साथ चलते हैं, यानी इरोजन और डिपोजिशन दोनों साथ साथ में एक प्रोसेस है। कोई पत्थर का इरोजन हुआ या किसी नदी के दो किनारों का इरोजन हुआ, उनको चौड़ा हो गए वो किनारे, तो उसमें जो मिट्टी निकली या जो भी इरोजिक मटेरियल थे वो डिपॉजिट भी साथ साथ होंगे कुछ दूर जाके। तो वही कह रहा है कि इरोजन और डिपोजिशन दोनों साथ में होगा। सबसे पहला चीज corrosion या abrasion, this is the mechanical grinding of river traction load against the banks and bed of the river. corrosion take place in two distinct ways, ये दो तरीकों से लेता है। सबसे पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या लेटरल कह लीजिए इसको, लेटरल और वर्टिकल। चलिए लेटरल और वर्टिकल के बारे में हम कुछ थोड़ा जानते हैं। ये रहा लेटरल corrosion, दिस इज द साइडवेज इरोजन व्हिच वाइड्स द बी शेप वैली। अब देखिए एक चीज हमें पता चला, रिवर के इरोजन से वी शेप वैली लैंडफॉर्म बनता है। ठीक, आई शेप वैली लैंडफॉर्म किससे बनता है, रिवर इरोजन है, ग्लेशियल इरोजन है या विंड इरोजन है, बताइए कमेंट करके। चलिए ये बी शेप वैली, इसका बी शेप वैली का एग्जांपल कश्मीर घाटी बी शेप वैली है जो रिवर इरोजन से बनी है। चलिए ठीक है। चलिए लेटरल कॉरिजन यानी कि क्षैतिज कॉरिजन, जिसे हॉरिजॉन्टल कॉरिजन भी हम जानते हैं। अब कहेंगे रिवर में हॉरिजॉन्टल कॉरिजन सर कैसे होगा, बताते हैं आपको भी हम। ये देखिए ये रिवर है, इसका एक किनारा है एक किनारा यहाँ, उसके पानी में अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, कभी पानी बढ़ेगा कभी कम होगा, पानी बढ़ा, बाढ़ है, फ्लड है रिवर में। रिवर के दोनों किनारों के जो दोनों किनारे थे उनमें पानी भरा, फिर उनका कटाव हुआ, नदी चौड़ी हुई, उसके बाद फिर कहते नहीं है कि नदी अपना रास्ता बदल रही है, मतलब पहले एकदम किनारे थी, थोड़ा इस तरफ बढ़ती हुई आ रही है। आप इलाहाबाद में जाएंगे तो गंगा जी झूसी की तरफ बढ़ती जा रही हैं और इलाहाबाद का जो चुंगी का बांध है उससे दूर होती जा रही है हर साल। तो वही है क्या, लेटरल कॉरिजन हो रहा है वहां पे। चलिए यहाँ पे आपने लेटरल कॉरिजन देखा। वर्टिकल कॉरिजन, वर्टिकल कॉरिजन यानी कि रिवर है, यूथ हेड से क्या बोलते हैं नीचे जा रही है। अब यूथ हेड से नीचे जा रही है, ठीक है, कहीं पे जहां रिवर ढलान पे आई, जहां पे ढलान पे आई पहाड़ों से नीचे, वहां पे क्या बोलते हैं इरोजन की, और वैली को क्या किया, डीपेन किया। अब सर कहेंगे आप एक क्वेश्चन तो पीछे उठ ही गया, लेटरल कॉरिजन होगा सर तो चौड़ा होगा तो बी शेप कैसे बनेगा। बी शेप ऐसे बनेगा जैसे कि देखिए नदी यहाँ से आ रही है, यहाँ तो उसका ये छोड़ा होगा लेकिन छोटा ही था, लेकिन जहां रिवर को मौका मिला कि यहाँ का इरोजन पार्ट हो सकता है। अब सभी पार्ट तो इरोजन हो ही नहीं सकता, नहीं तो नदी फैल नहीं जाती, सभी पार्ट का इरोजन हो ही सकता है, इरोजन टेक्स टाइम्स। उसके बाद तो वो शेप ऐसे एक तरफ ये चौड़ा कर रही है एक तरफ ये चौड़ा कर रही है, ऐसे फैलती हुई चली गई। और ये क्या है, नदी जहां से आ रही है, तो बी शेप्ड वैली हो गई जैसे कश्मीर। ठीक है, उसके बाद बी शेप्ड वैली से यू शेप्ड वैली बनती है। यू शेप्ड वैली कैसे बनती है, ग्लेशियल इरोजन से बनती है, आगे हम पढ़ेंगे। और आई शेप्ड वैली जो मैंने पूछा था आपको, वो भी रिवर इरोजन से, आई शेप के बाद बी शेप, बी शेप के बाद यू शेप्ड बनती है। वर्टिकल इरोजन भी देख लिया हमने। चलिए आगे चलते हैं। आज क्लास स्टार्ट हो गई थी पहले से, एक दो बार कैमरा लैग कर गया, हीट हो जाता है, काफी सारा क्लासेस हो जाती है। corrosion and solution, this is the chemical or solvent action of water on soluble or partially soluble rock with which the river comes into contact। ठीक, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि ये एक चट्टान है, ठीक, वो क्या है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की बनी हुई है। ठीक, अब आप कहेंगे सर ठीक है, उसके वो पानी से मिली, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कैल्शियम कार्बोनेट और H2O मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यानी कि क्या, ये चूना पत्थर पूरा का पूरा पानी में घुल जाएगा और वो पानी का एक पार्ट हो जाएगा जो बह जाएगा, जो इरोजन हो जाएगा। जैसे कास्ट टोपोग्राफी में आप आगे पढ़ेंगे, कास्ट टोपोग्राफी में जो लैंड होते हैं ज्यादातर वो कैल्शियम से बने हुए होते हैं, तो वहां पे चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है। तो आपने मूवीज में देखा होगा ऐसी गुफाएं जहां पे ऐसे नुकीलेदार लटके हुए होते हैं, उनको टार्न बोलेंगे। टार्न एक लेक भी होती है और दूसरी है, ठीक है, तो ऐसे लटके हुए होते हैं, उनके गिरने से क्या बोलते हैं, उसमें किसी की मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि वो काफी भारी और नुकीले होते हैं। वो कैसे बनते हैं वो हम कास्ट टोपोग्राफी में देखेंगे अभी, बस एक नॉर्मल समझ रहे हैं कि इरोजन होगा कैसे, कोरिजन सॉल्यूशन है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो कोई चूना पत्थर होगा वो पिघलेगा और क्या बोलते हैं वो पानी में मिल जाएगा और बह जाएगा, वो इरोजन होगा, वो केमिकल इरोजन होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर हम।
द मिडिल वाली या मिडिल एज या मेच्योर एज, जैसे हम पढ़ते हैं, अभी पढ़े हमने बताया द मिडिल वाली कोर्स। इन द मिडिल कोर्स लेटरल कोरिजन टेंड्स टू रिप्लेस वर्टिकल कोरिजन। लेटरल कोरिजन क्या रिप्लेस करता है किसको? वर्टिकल कोरिजन को। वर्टिकल कोरिजन तो जब डीपन होगी पहले तब होगा, लेकिन लेटरल कोरिजन क्या होगा, क्या बोलते हैं, जब नदी को चौड़ाई होगी। ठीक है, उसके बाद मध्य मार्ग में पार्श्व संचरण ऊर्ध्वाधर संचरण का स्थान लेता है। ये देखिए ऊर्ध्वाधर संचरण का स्थान ले लेता है। तटों का सक्रिय कटाव वी आकार की घाटी को चौड़ा करता है। ठीक, तटों यानी किनारों का। ठीक है, इससे क्या क्या बनते हैं मिडिल वैली कोर्स से? चलिए सबसे पहले एग्जांपल मियांडर्स। मियांडर्स के बारे में हम कैसे देखेंगे, चलिए एक सेकेंड देखिए, फिगर हो तो समझाते हैं। हाँ ये रहा, पहले जान लेते हैं मियांडर है क्या। एज वाटर फ्लोइंग अंडर ग्रेविटी सेल्डम फ्लोज स्ट्रेट, यानी कि वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है नॉर्मल। ठीक, सेल्डम फ्लोज स्ट्रेट फॉर एनी लॉन्ग डिस्टेंस, अ वाइंडिंग कोर्स सून डेवलप। चूंकि गुरुत्वाकर्षण के तहत बहने वाला पानी शायद ही कभी किसी लंबी दूरी तक सीधा बहता है, जल्द ही एक घुमावदार मार्ग विकसित हो जाता है। यानी पानी ऐसे बह रहा है, नाली बना दी आप। ठीक, ठीक है, आपके दोनों किनारे चौड़े नहीं है, मतलब मजबूत नहीं है, एक जगह से कहीं से टूट गया। ठीक है, तो वहां से पानी मुड़ गया ऐसे, तो वहां पे मियांडर का निर्माण होता है। कैसे होगा ये हम आगे बताते हैं आपको। मियांडर के बाद रिवर क्लिफ्स एंड स्लिप ऑफ का भी निर्माण होता है। चलिए इसको हाईलाइटेड नहीं है, इसको भी नोट कर लीजिए। रिवर कॉरिडोर वैसे लास्ट में मैंने समझाया भी है कितने होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पेपर में? क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएगा, रिवर के मिडिल वैली कोर्सेज से होने वाले इरोजन कौन कौन से हैं, आपको दे दिया जाएगा स्कर्स, ड्रेमलिन्स, मियांडर्स, नीचे दे देगा मियांडर्स। ऐसे पूछेगा 2-3 नाम कॉमन में। अब एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा कौन से हैं, 3-4 देगा, स्कर्स, ड्रेमलिन्स, मियांडर्स और दे दिया लोएस्ट प्लेन। कौन सा इसमें रिवर इरोजन है? रिवर इरोजन मियांडर्स है। ये डिपोजिशनल फीचर्स भी होते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, आइए वो दूसरे होते हैं। देखिए ये देखिए इरोजन, सिंगल डिपोजिशन, डिपोजिशन, यहाँ पे देखिए इरोजन, इरोजन, डिपोजिशन, क्रॉस सेक्शन ऑफ मियांडर, ये देखिए डिपोजिशन, कन्वेक्स बैंक सेलो। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे एक नदी बह रही है, वो ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ी, ऐसे मुड़ के ऐसे ऐसे 2-3 बार, एक बार नहीं 2-3 बार। तो जो जहां पे नदी जहां जहां मुड़ी होगी वहां के रॉक्स क्या होंगे, स्टीपिंग हो जाएंगे, एकदम प्लेन हो जाएंगे, उनका इरोजन होके। देखिए यहाँ पे जैसे एक चट्टान मान लीजिए ये है, पानी आके यहाँ से टकराया, इसका टकराएगा तो कुछ ना कुछ इरोजन होगा थोड़ा बहुत, फिर ऐसे आएगा, तो जो यहाँ से टूट के आएगा वो, तो ये आप फिगर के माध्यम में समझिए कि यहाँ नीचे गहरा है तो नीचे डिपोजिशन होगा, और यहाँ टकराया तो ऐसे बह के इस फ्लो से यहाँ के डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आया, उधर से वाला यहाँ डिपॉजिट हुआ, फिर यहाँ आई, यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है, इसको स्टीपन की, जैसे हमने पीछे पढ़ा वर्टिकल इरोजन में। उसके बाद यहाँ का यहाँ डिपोजिशन की, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ का इरोजन हुआ, फिर ये प्रोसेस रिपीट हुआ। इस तरीके से ये मियांडर का निर्माण हुआ। उसके बाद ये देखिए स्लिप ऑफ, क्लिफ ऑफ और स्लिप ऑफ जैसे हमने पढ़ा। ये देखिए ये रिवर के इरोजन के बाद ये वाटर है, ये स्लिप ऑफ से यहाँ पे बन गए, जब जहाँ सड़कते हैं बहुत ज्यादा, आप जब पानी में एंटर करते हैं एक जगह आती है जहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं, ये रिवर का क्लिफ है। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मियांडर्स का इरोजन और डिपोजिशन दोनों का। चलिए ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी जानवर के पैर के खुर के समान। घोड़े में पैर में लगी नाल आप देखे होंगे, कुछ अद्भुत लग रहा होगा, लेकिन है वही सेम, ऐसे ही बना होता है वो, सेम टू सेम। यहाँ पे ही ठोके हुए होते हैं किले। ठीक अब ये बनता कैसे है, ठीक, ये रिलेटेड है मियांडर से। चलिए देखते हैं हम थोड़ा इसके बारे में। ठीक है, ठीक, ये रहा एक मियांडर। अब ये नदी बह रही है, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, कि कैसे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पूरा उसका वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था मॉक टेस्ट देना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा मॉक टेस्ट देने के बाद, प्रॉपर वही आपको एग्जाम के पहले कैसे बनाना है, पहला वीडियो देखिए, नहीं तो भी बता रहे हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं मियांडर। ये मियांडर बना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बार बार पानी के यहाँ टकराने से, यहाँ का सरफेस इरोजन होने से, और यहाँ पे डिपोजिशन, यहाँ पे डिपोजिशन, यहाँ पे डिपोजिशन होने से, और यहाँ पे भी टकराने से, यहाँ का भी इरोजन होके, यहाँ डिपोजिशन होने से, ये स्टेपन होके ऐसे ऐसे ये पार्ट यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा।
फिर एक समय ऐसा आएगा कि इस रिवर का जो रास्ता यहाँ से मुड़ा हुआ था वो अपने फिर मेन, पहले तो रिवर सीधी थी, फिर वो मुड़ी मियांडर बनाई, फिर क्या बोलते हैं मुड़ के वो ऑक्सबो लेक बनाएगी और फिर अपने ओरिजिनल पाथ पे रिवर वापस आएगी। कैसे वापस आएगी? यहाँ बार बार टकराएगी, इरोजन होगा, यहाँ डिपोजिशन हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ से क्या बोलते हैं इरोजन हो रहा है, ये कटाव कट के पानी स्ट्रेटन होकर फिर से अपने मेन लिंक से जुड़ जाएगा और ये छूट जाएगी और ये क्या कहलाएगी? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक जो बच जाएगी, जो वो एक लेक बन जाती है, कुछ दिन बाद ये सूख जाती है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, समझते हैं इसके बारे में कैसे मियांडर से बनती है। ठीक, ये देखिए यहाँ के इरोजन हुआ, यहाँ दोनों साइड का इरोजन हुआ, यहाँ का इरोजन होके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी इरोजन होके इधर जा रहा है, ये डिपॉजिट ये डिपॉजिट। ठीक, ये देखिए ये उसके बाद फिर ये रास्ता फिर से ओरिजिनल पुराने पाथ पर रिवर आ जाती है और ये पार्ट बच जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। अब भाई पानी का सोर्स इसमें कुछ बचा नहीं कहीं से भी, ये कुछ दिन बाद क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। ठीक, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। दीज आर आल्सो नोन एज कट ऑफ और बेयास, इसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट ईयर 2022 में जब फर्स्ट ईयर सीयूईटी एग्जाम हुआ था तो वहां पूछा था बे ऑफ बेयस एग्जाम्पल ऑफ पूछा था। ऑप्शन क्या थे आपके? इरोजनल, डिपोजिशनल, रिवर इरोजन, रिवर डिपोजिशन। अब बताइए इसमें आप क्या चूज करेंगे? सीधा सी बात है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? इरोजन हो रहा है, इरोजन के कारण बढ़ रहा है और ये छूट जा रहा है, डिपोजिशन नहीं हो रहा है, इरोजन है। दूसरा चीज किस चीज का इरोजन है? रिवर इरोजन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, आपने पहले देखते ही टिक नहीं मार देना कि इरोजनल है। ठीक है, हम पढ़ लिए इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, नहीं, रिवर इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स बहुत सारे हैं, कौन कौन से? ग्लेशियल इरोजन है, विंड इरोजन है, कास्ट रीजन का इरोजन है, एरिड इरोजन है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। इसको आप नोट कर लीजिए। ऑक्सबो लेक होती क्या है और बनती कैसे है। चलिए आगे चलते हैं। रिवर इरोजनल लैंडफॉर्म्स, चलिए इसको देख लीजिए कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है जो रिवर इरोजन के कारण बनते हैं। मोनाडॉक्स, गॉर्ज या वैली, आपको बताया कश्मीर, देहरादून, ये सब क्या है? ये दोनों जॉर्ज है या वैली जिन्हें कह लीजिए। ठीक, इसमें से कश्मीर क्या है? बी शेप्ड वैली है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी शेप, आई शेप, स्टम्प्स। स्टम्प्स क्या है? मेनली कोस्टल इरोजन। किसके द्वारा? भाई ये समुद्र का तट है, ठीक, ये है समुद्र। अब इसका इरोजन किसके द्वारा? इसका इरोजन किसके द्वारा? टाइड्स के द्वारा। जब टाइड्स आएंगे, वेव्स आएंगे, करंट होगा, यहाँ से बार बार टकरा रहा है, लड़ रहा है, इसीलिए समुद्र किनारे देखिए बड़े बड़े पत्थर किस आकार के ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे 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 बने हुए होते हैं, जो पड़े हुए होते हैं, ऐसे पड़े हुए होते हैं। क्यों? उन्हीं को वाटर वेव्स को कम करने के लिए, जो बार बार आगे तट से टकरा रही हैं और कुछ मटेरियल इरोड करके अपने साथ ओशियन में लेके जा रही हैं। स्टम्स वहां बनते हैं। कोल क्या है? इरोजन बिटवीन टू पीक्स, किसी दो चोटियों के बीच। जैसे कि अब दो चोटियों का तात्पर्य क्या हो गया? दो चोटियों का तात्पर्य है दो पहाड़े, दो चोटियां, पहाड़ की दो चोटियों के बीच कोई वैली का इरोजन, जिनसे एक वैली बनती है, जैसे कि कश्मीर वैली, देहरादून वैली। कैसे बनेगी? जब किसी का इरोजन होगा। ये पहाड़ हो गई, ये पहाड़ की श्रेणियां ऐसे लगातार बनती चली जा रही हैं, एक ये श्रेणी हो गई, दोनों जुड़ी हुई हैं। इससे एक नदी निकलती है, यहाँ से भी काफी सारे ग्लेशियर है, कुछ ट्रिब्यूटरी जाती है इसकी। जितनी बड़ी फ्लो इसका है, जितना वाटर उसमें इतना वाटर नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो यहाँ का इन दोनों के वैली का कोर्स है, दोनों पहाड़ों के बीच की घाटी का जो कोर्स है, धीरे धीरे होने लगा इरोजन। फिर इतना इरोजन हो जाता है, अंत में ये पहाड़ियां ऐसे दिखने लगती हैं, एक ये, ठीक, एक ये। अब बीच में पूरा प्लेस खाली हो गया, जो यहाँ से नदी निकले थे वो कहीं एक बीच पार्ट से, पूरी जगह से नहीं निकलेगी, कहीं एक बीच जगह से निकलेगी। ठीक, और जो उसी हिसाब से एक वैली बन जाती है। और यहाँ पर क्या होता है? साइडो रीजन्स आ जाते हैं। मतलब कई कई वैलीज ऐसी हैं जहां पर साल में कभी भी धूप निकले, वहां पे धूप पड़ेगी नहीं, क्योंकि भाई धूप पड़ेगी, इसकी परछाई आ जाएगी इस तरफ से। सूर्य घूमा ऐसे 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 यहाँ आया, फिर भी यहाँ तो अंधेरा ही रहेगा ना, फिर सूर्य घूमा यहाँ आया, फिर भी यहाँ से यहाँ अंधेरा ही रहेगा। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कह रहे होंगे सब इतना लिख देते हैं, समझ में नहीं आता, इसमें फिगर अच्छे से आएगा समझ में, पूरा लेक्चर देखोगे ध्यान से, सब समझ में आएगा।
बोल क्या रहे हैं उस पर फोकस करिए, वर्ड्स पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन बनाइए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। सबसे खूबसूरत किस यूनिवर्सिटी का कैंपस है? बीएचयू का। सबसे अच्छा कैंपस किस यूनिवर्सिटी का है? जेएनयू का। सबसे ज्यादा विचार जेएनयू में आपके विकसित होंगे। सबसे ज्यादा आप खूबसूरती कहाँ की देखेंगे? बीएचयू की। बीएचयू में एक बार आइएगा तो वापस जाने का मन नहीं करेगा। पूछेंगे सर कैसे कह रहे हैं? कहेंगे, आप भी कहेंगे आएंगे तो। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द लोअर आर प्लेन कोर्स है, यानी कि ओल्ड एज में जो इरोजन होता है, वो ओल्ड एज में इरोजन क्या होगा? ओल्ड एज में मेनली क्या होगा? ओल्ड एज में मेनली डिपोजिशन होगा। किसका डिपोजिशन होगा? जो मटेरियल इरोड होकर काफी टाइम से रिवर के साथ चले आ रहे हैं। द रिवर मूविंग डाउन स्ट्रीम अक्रॉस अ ब्रॉड लेवल प्लेन इज हैवी विद डेब्रिस। किसी रिवर के तट में उसके साथ डेब्रिस, छोटे छोटे पत्थर बहते हुए आ रहे हैं। ब्रॉड डाउन फ्रॉम द अपर कोर्स, ऊपर के क्षेत्रों से जो नीचे के क्षेत्रों में ले जा रहे हैं। वर्टिकल कोरिजन, लेटरल कोरिजन आपने पढ़ा कि साइड किनारों का कोरिजन, वर्टिकल कोरिजन ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं प्लेन्स एरिया के बाद। हैज ऑलमोस्ट सीज्ड थॉ लेटरल कोरिजन स्टिल गोज ऑन टू इरोड इट्स बैंक एंड फर्दर द वर्क ऑन द रिवर इज मेनली डिपोजिशन। द वर्क का क्या बोलते हैं? ओल्ड एज में मेनली रीजन काम क्या है? डिपोजिशन का है। बिल्डिंग अप इट्स बेड, उसके बगल का बेड उठा देना। अब यहाँ पे जब बेड उठ ही रही है तो एक चीज और इम्पोर्टेंट आपको बता ही देते हैं। एक नदी ऐसे आ रही है, ठीक ठीक है, एक नदी ऐसे आ रही है, ठीक ठीक है, ये आके इसमें मिल गई। अब ये बीच का जो बचा हुआ पार्ट है, डेल्टा नहीं है, ये है पेडी प्लेन। क्या है? पेडी प्लेन। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए आगे देखते हैं। चलिए, एक विस्तृत समतल मैदान में नीचे की ओर बहने वाली नदी ऊपरी मार्ग से नीचे लाए गए मलबे से भारी है। भरी है, यहाँ पे होना चाहिए भरी है, ठीक। ऊर्ध्वाधर संचरण लगभग समाप्त हो गया है। ऊर्ध्वाधर संचरण का मतलब है वर्टिकल कोरिजन, मतलब अब नदी गिर तो रही नहीं है कहीं जो कोरिजन होगा, ठीक है, और समाप्त हो गया है। हालांकि पार्श्विक लेटरल, यानी कि उसके जो प्लेन है, मतलब किनारे जो है चौड़े होते चले जाएंगे जितना नीचे नदी जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्लेन एरिया में जहां पहुंचेगी नदी वहां फैल जाएगी, ठीक है। समाप्त हो गया। हालांकि पार्श्व अभी भी इसके किनारों को और अधिक नष्ट कर रहा है, नहीं फैला रहा है। नदी का कार्य मुख्यतः निक्षेपण है। निक्षेपण का इकोडिशन है, अपने तल का निर्माण करना तथा विस्तृत होकर आगे बढ़ते रहना, एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डिपोजिशन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स। फ्लड प्लेन सबसे पहला, बाढ़ आती है मैदानी इलाके बनते हैं, सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं, ठीक, आपको तो पता ही होगा। रिवर्स, रिवर्स इन दियर लोअर कोर्स कैरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट्स। जब वो अपने लोअर कोर्स में ओल्ड एज में पहुंचती हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या क्या लेती हैं अपने साथ? बहुत बड़ी मात्रा में पेबल्स और ग्रेवल्स को लिए चलती हैं। ड्यूरिंग एनुअल और स्पॉर्डिक फ्लड्स, वार्षिक बाढ़ आती है या अचानक बाढ़ आ गई। दीज मटेरियल्स आर स्प्रेड ओवर द लो लाइंग एजेंट्स एरिया, यानी कि अपने मेन कोर्स के बजाय जब बाढ़ आएगी तो रिवर आसपास के एरिया में पानी जाता है तो उसी में डिपॉजिट कर रही है। इसीलिए जब बाढ़ खत्म होती है तो आप देखते हैं ऊपर की परत क्या बोलते हैं, मिट्टी की जो है बहुत नरम हो गई है और बहुत ज्यादा मिट्टी, लगभग 1-2 फीट मिट्टी जम जाती है। नदी के किनारों को देखें तो सोचते हैं आप भर गई यहाँ पे मिट्टी, वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि बहुत महीन होती है, हाथ में ऐसे टच करेंगे एकदम फिसलती हुई रहेगी, एकदम चिकनाहट मिट्टी रहेगी, ठीक है। ड्यूरिंग ईच फ्लड या ग्रेजुअली बिल्डिंग अप फर्टाइल फ्लड प्लेन, ये देखिए फर्टाइल फ्लड प्लेन। गंगा का मैदानी क्षेत्र, बाढ़ आता है सबसे ज्यादा इसलिए अनाज पैदा होता है, तो कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र यही माना जाता है। इसीलिए गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र क्यों कहेंगे? पेडी प्लेन है इसलिए दोआब क्षेत्र कहते हैं, यमुना तो बनाएगा नहीं, ठीक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा खेती होती है। चलिए बाढ़ का मैदान, इसको आप देख लीजिए। चलिए पहले नोट कर लीजिएगा, ये इस फिगर को देखिए, ये एक नॉर्मल एरिया है, ये एक नॉर्मल एरिया, रिवर है, रिवर का कोर्स है, ठीक है। बाढ़ आई, यहाँ से पानी आया, यहाँ डिपॉजिट हुआ, बाढ़ खत्म हुई, पानी खत्म हुआ, लेकिन जो मटेरियल डिपॉजिट हुआ वो यहाँ का यही रहा, इसको क्या बनाया? उपजाऊ बनाया। यहाँ भी वही हुआ, इसे क्या बोले? लीबी बोले। ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा ये इसके लेवल का हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो फिर क्या होगा? रिवर यहाँ पे बाढ़ आना बंद हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस होने में कब लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। हटन की एक थ्योरी है, जितने भी इंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेस है ये विद इन टाइम हो रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप?
तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसकी शॉर्ट लीजिए, लिबिस है और ये रिवर है, फ्लड प्लेन कहाँ से होगा, बेडरॉक, उस एरिया की बेडरॉक यानी मूल चट्टान कितनी बड़ी होगी, सोचिए आप कितनी बड़ी होगी बेडरॉक। अभी ज्योग्राफी तो आप थोड़ा बहुत बीए में पढ़े हैं, वो भी ऐसे नॉर्मली ही पढ़ लिए हैं। एक सेकेंड, छोड़ेगा कुछ नहीं तो सी कहाँ से आ गया। चलिए डेल्टा, डेल्टा क्या है, रिवर डिपोजिशन है। डेल्टा 3-4 प्रकार के होते हैं, वो आगे बताते हैं आपको हम, ठीक है। डेल्टा क्या है, रिवर डिपोजिशन है। गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, बताइए। आर्क साइड डेल्टा बनाती है, आर्क सेप। आप कहेंगे सुंदरबन डेल्टा बनाती है, अरे सर सुंदरबन डेल्टा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जीएस थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी किसके लिए, पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सब वहां नहीं पूछेगा सुंदरबन डेल्टा कहाँ है और कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र गंगा, इसकी बात ही नहीं होगी। बात होगी गंगा रिवर कौन सा डेल्टा बनाती है, आर्क शेप्ड डेल्टा बनाती है। कैसे, ऐसे शेप के डेल्टा बनाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम। When a river reaches the sea, the fine materials it has not yet dropped, जो फाइन मटेरियल्स बहुत महीन पत्थर है जो अभी तक छूटे नहीं है, आर डिपॉजिटेड एट इट्स माउथ, उसके माउथ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, फॉर्मिंग अ फैन शेप एल्यूवियल एरिया, फैन शेप एल्यूवियल एरिया बनाते हैं, कॉल्ड डेल्टा, अ वर्ड व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक लेटर। ठीक, वैसे भी जितने ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में जितने भी ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा ग्रीक वर्ड से है। सबसे ज्यादा उन्नति उसी समय हुई थी जब इन सबका शोध हो रहा था, उस भाषा में उन्नति थी। विच क्लोजली रिसेंबल्ड द ट्रायंगुलर डेल्टा ऑफ द नाइल। देखिए नाइल नदी का डेल्टा कैसा है, ट्रायंगुलर है। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन, डेल्टा क्या है, रिवर का डिपोजिशनल फीचर्स है, ठीक है। जब एक नदी समुद्र में पहुंचती है तो जो महीन सामग्री उसने अभी तक नहीं गिराई है वह उसके मुहाने पर जमा हो जाती है, जिसे एक पंखे के आकार का जलोढ़ क्षेत्र बन जाता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक अक्षर के से उत्पन्न हुआ जो नील नदी के त्रिकोणीय डेल्टा जैसा दिखता है, ठीक। इसका दिखने का कैसा स्वरूप है, ये सिंबल्स हैं, ये है वर्ड दे दिया गया। चलिए डेल्टा हम देख लेते हैं। द रिवर इज द कोस्ट एंड डिपॉजिट सेडिमेंट, पहला चीज ये देखिए, स्टेप डेल्टा के बनने का पहला स्टेप, लैंड लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, एल्यूवियल फाइन बन रहा है, और ये क्या है, काम से या कोई भी चीज, चलो ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा, ठीक है। पहला स्टेज हो गया, क्या हुआ, अपने माउथ पर रिवर पहुंची है और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया। दूसरा स्टेज क्या है इसका, दूसरा स्टेज है रिवर इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सी, यानी समुद्र के द्वारा रोक दी गई, क्योंकि समुद्र का बहाव ज्यादा है, पानी ज्यादा है उसमें। तो अब सर कहेंगे रिवर है वो तो बहती हुई आ रही है, तो बहाव कैसे ज्यादा है, वो आप वेव्स और टाइड्स में जानेंगे, ठीक है। सेडिमेंट्स एंड ब्रांचेज इनटू इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो मेन रिवर है वो पानी में फैलती हुई, कोई इधर जा रही कोई इधर, देख रहे हैं आप, ये फाइन शेप, ठीक है। टू डिस्चार्ज मोर सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन, जो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आई है वो वहां पे ड्रॉप कर दे रही है, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में द डेल्टा लेक्स आर कैरेक्टरिस्टिक लैंड शेप्ड, उसके बाद एक्सटेंडिंग साइडवेज एंड सीवर्ड्स, ये है साइडवेज, आपको दिख रहा है कैमरे में, मुझे यार स्लाइड में नहीं दिख रहा है, चलिए इसको ध्यान देंगे अगली बार से। ये रहा, ये एल्यूवियल फाइन बन गया, ये डेल्टा बन गया, पता नहीं क्या लिखा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये देखिए, नॉर्मल देखिए, रिवर फ्लड प्लेन, और वहां पे ये समुद्र में जाके मिल गई। सेक्शन थ्रो द लोअर कोर्स ऑफ रिवर शोइंग फ्लड प्लेन एंड डेल्टा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 स्टेप में डेल्टा का निर्माण होता है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ रिवर, रिवर के डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, एल्यूवियल फाइन्स, फ्लड प्लेन्स, डेल्टा, मियांडर्स एंड ब्रेडेड चैनल। एल्यूवियल फाइन्स कब बनेंगे, किसी रिवर के द्वारा, माउथ के पास। फ्लड प्लेन्स कहाँ बनेंगे, जहां पे बाढ़ आएगी। डेल्टा कब बनेंगे, माउथ के पास। मियांडर कब बनेंगे, जहां इरोजन होगा और डिपोजिशन दोनों साथ साथ में होगा। और ब्रेडेड चैनल यानी कि हॉरिजॉन्टल इरोजन होगा। अब पूछेगा ब्रेडेड चैनल बनता कैसे है, सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ट्रिकी आता है एनटीए में, तो ट्रिकी क्वेश्चन को फंसाएंगे कैसे आप, जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या हमने बताया था, जब हॉरिजॉन्टल इरोजन होगा यानी कि लेटरल इरोजन, तो साइड वेज को क्या करेगा, अब चौड़ा कर देगा। तो यहाँ पे ब्रेडेड चैनल का अर्थ है, क्या अर्थ है ब्रेडेड चैनल का, इसकी जो फोर्स है रिवर का दोनों साइड का, वो क्या होता है, फैलता हुआ चला जा रहा है, तो वही है ब्रेडेड चैनल। और ब्रेडेड चैनल डिपोजिशन से, यानी कि यहाँ पे जब इरोजन होगा तो कहीं ना कहीं तो जाके डिपोजिशन होगा उसका, बस उसी का अर्थ है। और फ्लड प्लेन्स देखिए, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, इसके पहले स्लाइड में हमने देखा था इरोजनल लैंड फॉर्म्स, क्रम से 5 से, उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2-3 ये 3 ये दे देगा, एक इरोजन दे देगा, ठीक है। आपसे पूछेगा इरोजनल कौन सा है, डिपोजिशनल कौन सा है, या एक क्वेश्चन में एक ये दे और फिर दे कि ए बी सही है कि बी सी सही है,
उस टाइप में पूछ ले। तो आप ध्यान से इनको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए कंप्लीट। चलिए, रिवर रिजुविनेशन, नदी का पुनर्जीवन, ठीक है, होता कैसे है अभी इसको देख लेते हैं। The earth crust is far from stable, and it is not surprising that in the course of rivers development part may be uplifted or depressed, giving rise to the certain characteristic features associated with rejuvenation, being young again. पृथ्वी की पपड़ी पर स्थिर होने से बहुत दूर है और यह आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक। यानी कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर है, जहां पे रिवर खत्म हो जा रही है, समुद्र के पहले ही जाके डेथ हो गई, पानी का सोर्स कम हो गया। जो पहले एंशिएंट ग्लेशियर थे उनसे पानी आता था, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की मात्रा कम हो गई, ग्लेशियर सारे पिघल के खत्म हो गए हैं। तो उसकी बात कर रहा है कि रिवर का पुनर्जीवन कैसे होगा। उसके बाद अ नेगेटिव मूवमेंट अकर्स व्हेन देयर इज एन अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। पहला मैटर तो ये हो गया। दूसरा मैटर क्या होगा? दूसरा मैटर हो गया रिवर जा रही है पाथ में, अर्थक्वेक आया, वोल्केनिक इरप्शन कुछ हुआ, ये रिवर का रास्ता यहाँ पे वो हो गई, जमीन ऊपर उठ गई। अगर ढलान तो है नहीं, पानी बहता चला जाएगा, पानी इकट्ठा होगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या? और फॉल ऑफ सी लेवल, या समुद्र के तल में कमी आ जाएगी, ठीक है। दिस विल स्टीपन द स्लोप सो दैट एक्टिव डाउन कटिंग इज रिन्यूड, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए ये देखिए, ओल्ड फ्लोर प्लेन निक पॉइंट। अब कहेंगे निक पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज, जब रिवर का रिजुविनेशन होगा तो उसे निक पॉइंट कहेंगे। यानी कि देखिए रिवर क्या हो रही है यहाँ पे, ये ओल्ड फ्लड प्लेन है, यानी कि जहाँ पे पहले बाढ़ आती थी, ठीक, ये ओल्ड है। यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे जमीन क्या हो गया? नीचे धंस गई, ठीक है, या फिर सी लेवल डाउन हो गया, या फिर अपलिफ्टमेंट हो गया, किसी भी रिवर का समझाने के लिए फिगर है। तो यहाँ पे देखिए रिवर क्या हो रही है? अब नीचे गिर रही है, ठीक है। इस गिरने वाले पॉइंट को क्या कहा है? निक पॉइंट कहा है। ये टेरिस है, ये चीज टेरिस है, ये तो फ्लड प्लेन दोनों साइड में सेम ही होगा, ठीक। ये नदी है, उसके बाद न्यू फ्लड प्लेन जो बनेगा उसका नया। अब ये सोचिए यहाँ वाइडन इतना क्या, इतनी जमीन, इतनी दूर की जमीन धंसी है? नहीं, धीरे धीरे बाढ़ आने से यहाँ पे इरोजन हुआ, यहाँ पे इरोजन हुआ, यहीं से डिपोजिशन हो गया, यहीं डिपोजिशन हो गया, वो हो गया। ये एल्यूबल बेड रॉक, ये रॉक है। अब रॉक का इरोजन इतनी जल्दी होगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा। और ये ओरिजिनल बेड रॉक है, तो बहुत बड़ी है। चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ डेल्टा फॉर्म बाय रिवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन इन एक्सोजेनिक फोर्सेस से, इंडोजेनिक फोर्सेस से जो आएंगे यहाँ से क्या आएंगे? यहाँ से आएंगे पूरे यूनिट से एक्सोजेनिक फोर्सेस के, चाहे वो विदरिंग मास मूवमेंट, या फिर रिवर इरोजन डिपोजिशन, ग्लेशियल इरोजन डिपोजिशन, एरिड इरोजन डिपोजिशन, कास्ट टोपोग्राफी, कहीं से भी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि हर फिक्स इरोजन क्या होगा, डिपोजिशन क्या होगा, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा फिक्स है। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, फैक्ट बता दिया, पढ़ना आपको है, ठीक है। देखते हैं, गंगा क्या करती है? आर्क शेप बनाती है डेल्टा, हमने आपको बताया था। उसके बाद नाइल नदी कैसा बनाती है? आर्कवेट, ट्रायंगल शेप में, ठीक है। मिसिसिपी नदी कैसा डेल्टा बनाती है? बर्डफुल डेल्टा बनाती है। और टाइबर नदी कैसा बनाती है? कास्केड डेल्टा बनाती है। डेल्टा कितने टाइप हो गए आपने देख लिया, 4 टाइप, एक दो और हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में और देखेंगे ग्लेशियल इरोजन एंड डिपोजिशन। तब तक तैयारी करते रहिए, और आपके पास समय पर्याप्त नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी ढिलवाही मत डालिएगा, तैयारी में लगे रहिए। मॉक टेस्ट दीजिए। मैं आपको एक चीज हमेशा कहता हूँ, मॉक टेस्ट देना है, कैसे देना है वो भी। सबसे पहले आपने किया, मान लीजिए 75 क्वेश्चन किए आपने, ठीक, उसमें 40 क्वेश्चन आपके राइट हुए, ठीक है। आपने 50 किए थे, 10 गलत हुए, माइनस मार्किंग है। तो कम से कम अटेम्प्ट करना है, जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करना है। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, सही नहीं होते हैं किसी के भी, जिन्हें लगता है कॉन्फिडेंस से सही होते हैं, मार के आ जाएगा, रिजल्ट बताएगा फिर, ठीक है। 40 से 10, अब 40 क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने आ गए? 160 नंबर। 150 माइनस मार्किंग करने के बाद 150 में आपका जेएनयू छूट गया, ठीक, डीयू छूट गया। डीयू में सिर्फ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी है, वो भी 96 सीट। 96 में 48 सीट फिक्स है, किसके लिए? परसेंटेज के ऊपर 48 के लिए एंट्रेंस हो रहा है, बस ध्यान रखिएगा। इसमें भी रिजर्वेशन, सब कुछ सारा सिस्टम है, तो ध्यान से दीजिएगा। उसके बाद फिर बीएचयू भी आपके हाथ से गया। एयू अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम कराता है, ठीक, वो तो आपको पता ही होगा। यहाँ से हैदराबाद यूनिवर्सिटी या और कोई यूनिवर्सिटी आपको, जो बहुत सारी है, देख लेंगे आप, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें 75 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन टारगेट करना है जेएनयू के लिए, ठीक। टारगेट लेके चलना है और सही करना है। जितने लोग पढ़ रहे हैं सबको पता है, सही करना है, ठीक है। अब हम मॉक टेस्ट की बात कर रहे थे, मॉक टेस्ट देंगे कैसे? मॉक टेस्ट ऐसे देंगे, देखिए, मॉक टेस्ट दिए हमने, 40 क्वेश्चन किया, उधर 10 गलत हुए,
टोटल 75 क्वेश्चन थे, जो 40 हमारे सही थे उसमें से हम देखेंगे कौन सा हमारा कंफर्म नहीं था लेकिन सही हो गया, एनालाइज करेंगे। मान लीजिए 40 में आपके 35 आपको आते थे, 5 को आपको कंफर्म नहीं सही थे, नोट इट डाउन, ठीक, इसको नोट करेंगे। 10 गलत हुए, आपको डाउट था किस टॉपिक से थे ये, इनका टॉपिक देखेंगे, उस टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक, उस टॉपिक को आप फिर से पढ़ेंगे, या वो टॉपिक पढ़ रहे हैं लेकिन गलती से गलत हुआ है, तब आप उसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। बाकी बचे रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आपको नहीं आ रहा था, आप छोड़ा है तो फिर क्यों छोड़ा है, और जिनको छोड़ा है 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, लिखना पूरे क्वेश्चन को लिखना है। जब आप 10 पेपर 10 सेट लगा लेंगे तो आपको 70% क्वेश्चन कॉमन मिलेंगे या टॉपिक कॉमन मिलेंगे कि इन्हीं से क्वेश्चन उठ रहा है। आप वो 10 सेट का नोट से रट डालिए, 750 क्वेश्चन हो गए, 750 क्वेश्चन रट डालिए, उसके बाद बताइएगा 75 क्वेश्चन अगर 40 नहीं फंसेंगे तो बताइएगा, 100% यहीं से फंसेगा क्वेश्चन, ठीक। चलिए मिलते हैं आपको फिर हम अगली क्लास में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, गुड इवनिंग।